वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 30 जो कि पैसेज का पार्ट नंबर 5 था। और ये हमारी पूरी जो सीरीज थी ये उसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इस लेक्चर में भी हम पैसेज के बारे में काफ़ी कुछ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो, अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर की मैं बात करूँ तो मैंने इसमें 2023 के अंदर जो पैसेज आए हैं ना वो लिए हैं। अभी तक जितने मैंने पढ़ाए थे वो सब 2022 से पीछे के थे। ठीक है, तो उनकी ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी की आ चुकी थी। अब मैंने 23 का लेक्चर लास्ट में इसलिए रखा है जिससे कि आपको एक पूरा एनालाइज हो सके कि जितना मैंने पढ़ लिया पैसेज में उतना किस तरीके से यूजफुल होता है एग्जाम में। 23 का पेपर आपको पता है कि कितना हार्ड था, लेकिन उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना इसके तो आपको लगेगा कि यार अगर हमने पैसेज ढंग से किए होते ना तो इस पेपर में ऐसा तो नहीं होता कि हम फेल ही हो जाते। मतलब पूरे पैसेज अगर हम अटेम्प्ट करते ना 27 जितने भी आए थे उसमें से 24-25 पैसेज तो हम डेफिनेटली करेक्ट कर लेते। और उसके अलावा कुछ मैथ्स का रीजनिंग के क्वेश्चन भी अगर करेक्ट कर लेते तो हमारा रुकता तो नहीं सी से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा जब आप ये क्वेश्चंस देखेंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया, अगर आपने सारी क्लासेस ले रखी है, खास करके लेक्चर नंबर 26 अगर आपने ले रखा है तो ये इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर है, तो अगर आपको लगे कि और कुछ सी सेट में मैं आपके लिए कर सकता हूँ, है ना, तो वो आप मुझे मेल कीजिएगा। अभी मेरे पास एक मेल आया था कि सर आप सारे PYQs करवा दीजिए कॉम्प्रिहेंशन के 2011 से 23 तक। देखो, इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इतना टाइम, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, मेरा भी जॉब है और खुद की स्टडी भी है, तो इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, आप खुद, क्योंकि देखिए इतना इनफ मुझे पता भी है कि इतना अगर मैं डाल भी दूँ मान लो एक बार करके मेहनत, तो आपके लिए इतना कोई यूज़फुल भी नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपको दे दूँ। ठीक है, बेटर यही होगा कि आप, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है ना देखने का, कि आप खुद जो है वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। कहीं पे आपको लगता है कोई भी एक अच्छी सी मतलब बुक ले लीजिए जिसमें आंसर की भी हो, जिसमें समझाया हुआ हो पीस कॉम्प्रिहेंशन को और क्वेश्चंस को। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है सी सेट में कोई PYQ, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते, टेलीग्राम पे जो मेरा पर्सनल है अगर वो आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस पूरे लेक्चर में आपको वीडियो को पॉज करके पहले तो इसका प्रिंट निकालना होता है आपको। फिर जैसे कोई क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करने का ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखो। और इस लेक्चर में तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे पैसेज करना आए हैं या नहीं आए हैं अभी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने का ट्राई करिए प्लीज। आई हैव अपने क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, देखते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। यानी ये एनीमिया की बात कर रहा है कि आधी से ज्यादा इंडियन वुमेन और लगभग 1/4 मैन जो है वो एनीमिया से ग्रस्त है। एनीमिया समझते हैं ना, खून की कमी। ठीक है, उससे ग्रस्त है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव देन दे could be as a result thereof India also has the largest tuberculosis burden in the world। यानी क्या कह रहे हैं कि ये 5 से 15% लेस प्रोडक्टिव है। अब ये आपको पढ़ के, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने एक इसी तरीके का एक डिस्कस किया था पैसेज जिसके अंदर उसने स्टंटिंग के बारे में बता रखा था शायद। और मतलब उसको रिलेट कर रखा था प्रोडक्टिविटी से इंडिया की और इन सब चीज़ों, तो उसी टोन का पैसेज है। तो देखो, PYQ करने से ये फायदा होता है, यूपीएससी किस टोन की बातें करती है ना वो आपको पता होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी होगा क्योंकि फटाफट आपको पहले से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें कुपोषण के बारे में, एनीमिया के बारे में है, और उसको लेकर क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में उसको लिंक करता जाएगा ये, है ना। इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट, तो इसने बता दिया कि इस कुपोषण की वजह से, एनीमिया की वजह से लार्जेस्ट टीबी बर्डन भी है, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू कंट्री एनुअली। ठीक है, इससे इकोनॉमिकली क्या लॉस हो रहा है वो भी बता रहा है। बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। यानी क्या कह रहा है, वर्तमान में तो प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हो ही रही है, पर फ्यूचर में जो हमारा पोटेंशियल है ना वो भी जो है लॉस्ट होता जा रहा है। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished parents। सिंपल सी बात क्या है कि बहुत से ऐसे सर्वे हुए हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटी में, संज्ञानात्मक योग्यता अगर हम देखें तो malnourished जो इंडियन चिल्ड्रन है वो 2 से 3 गुना खराब प्रदर्शन करते हैं अपने एडिक्वेटली न्यूरिश्ड पीयर्स यानी जो पोषित बच्चे हैं उनकी तुलना में। ठीक है, ये आपको पता ही है।
ठीक है, फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स दिस पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। ठीक है, देखो हमारी इकोनॉमी स्किल्ड वर्कर पर बेस्ड होने वाली है फ्यूचर में, तो उसके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडियन डेमोग्राफिक आउटलुक। और इंडिया की अगर डेमोग्राफिक आउटलुक देखें तो इसको एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है। कुल मिला के पूरे पैसे का समझ में आ गया आपको, वही बात है कि इकोनॉमिक एंगल इसने दिया है माल न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको माल न्यूट्रिशन को इकोनॉमिक से जोड़ना होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइड बाय द, अब फिर आ गया वर्ड इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब थोड़ा सा बाहर जाने की लिबर्टी है मेरे पास पैसे से। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। अब मुझे बताओ, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन करना है रूरल एरियाज में, ये तो मतलब डायरेक्टली बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है पैसे से, क्योंकि एक तो रूरल एरियाज की बात नहीं, तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा, आपको तो मेन माल न्यूट्रिशन को करना है। ठीक है, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर। यहाँ पर भी सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यानी जो सेकंड पोर्शन है उसकी बात कर रहा है, माल न्यूट्रिशन से उसको लिंक नहीं कर पा रहा। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीडेड नीड्स स्पेशल अटेंशन। अब आपको ओनली दिख तो वैसे समझ में आ गया कि इसने तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया। उसमें क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की हेल्थ और न्यूट्रिशन देखनी है हमें। अगर यहाँ पे मान लो ओनली नहीं होता और ये स्किल्ड वर्क कुछ भी नहीं होता, तो फिर भी एक बार के लिए स्टेटमेंट हम सही मानते, लेकिन ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविजन्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। वही तो बात है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन को इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक कर रहा है पूरा पैसेज, और यही चीज इसमें दी हुई है। तो डी एकदम आराम से आंसर हो जाएगा। आई होप आपने एकदम आराम से कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आराम से आपको सरासर गलत जो स्टेटमेंट है वो ढूंढने हैं, उनको आपको एलिमिनेट करना है और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करें, करने का ट्राई करें। आई होप अपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। In India, a majority of farmers are marginal and small, less educated, and possess low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints। ठीक है, इंडिया में क्या है, जो मेजर फार्मर्स हैं वो मार्जिनल और स्मॉल हैं, छोटे और मंझले किसान हैं, लेस एजुकेटेड हैं, और इनके पास जो क्लाइमेट चेंज के प्रति अडाप्टिव कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, और इसके अलावा भी कई कंट्रीज हैं। कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, और इंडिया में स्पेसिफिक कि हमारे फार्मर्स इसके लिए अडाप्टेबल नहीं है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपने आप क्लाइमेट चेंज को लेकर लोग अडाप्ट कर लेंगे, फार्मर्स अडाप्ट कर लेंगे। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, मान लो अगर ये पॉसिबल भी होता, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अगर मान लो लोग अडाप्ट कर भी लेते, ठीक है, तो भी जो है क्लाइमेट चेंज के लॉस को ऑफसेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता वो आगे बताएगा। टू डील विद दिस अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट। तो देखो, अब एक बात आपको, आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, क्लाइमेट चेंज, तो ये अडाप्टेशन मिटिगेशन ये सब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अडाप्टेशन मतलब क्या होता है कि मान लो क्लाइमेट चेंज से कोई चेंज हो रहा है, चेंज को नहीं रोक रहे हो आप, इस चेंज के प्रति अपने आप को अडाप्ट कर रहे हो। मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप ऐसी क्रॉप्स उगा रहे हो जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में उग सके। ठीक है, और मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम टेम्परेचर को बढ़ने से ही रोकें, ये होता है मिटिगेशन। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि केवल अडाप्टेशन कर लेना वो नहीं है, क्योंकि मान के चलो टेम्परेचर बढ़ने से बाढ़ आ रही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से बाढ़ आ रही है, एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप उसको नहीं रोक पा रहे ना अडाप्टेशन से। अडाप्टेशन तो बस आप केवल उसके प्रति अडाप्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अपने आप में एंड नहीं है अडाप्टेशन। ठीक है, अडाप्टेशन भी करना होगा और मिटिगेशन भी करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने जीएस पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इवन इट वॉज पॉसिबल, ये जो है सफिशिएंट नहीं है। टू डील विद दिस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट, जरूरी है। अलॉन्ग साइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स, यानी अडेप्टेशन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में एक फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना भी है होने से। अनदर सॉल्यूशन इज टू हैव अ प्लान और पॉलिसी ड्रिवन अडाप्टेशन। ठीक है, और अनदर सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हमारा जो अडाप्टेशन है ना, ये प्लान होना चाहिए और पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए, विच वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशन। यानी कि गवर्नमेंट को पॉलिसी रिकमेंडेशन आना पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली अडेप्टेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट को करवाना पड़ेगा। परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्री रिक्वेस्ट फॉर एडाप्टेशन, और इस एडाप्टेशन के लिए
परसेप्शन जो है ना वो सही होना बहुत जरूरी है। परसेप्शन मतलब किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है आपका, ठीक है। वेदर फार्मर्स आर अडाप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन वेदर दे परसीव इट और नॉट। यानी सिंपल सी बात क्या है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अडाप्टेड है, उनके प्रति किसान का नजरिया क्या है, उसको वो अपना पा रहे हैं नहीं अपना पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अपनाना चाह रहे हैं या नहीं अपनाना चाह रहे हैं। हाउ एवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडेप्टेशन। लेकिन ये परसेप्शन भी इनफ नहीं, बहुत से इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया इस पैराग्राफ को, पर आपको कॉम्प्लेक्स होना नहीं है, ठीक है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सिंपल सी बात क्या है, अडाप्टेशन की बात कर रहे हैं और मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मेन फोकस अडाप्टेशन पे ही है। और उसके अंदर भी इसने एक परसेप्शन वर्ड को ले आया, ठीक है, कि किसानों का परसेप्शन होना सही जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ ए फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। यानी कि फार्मर जो है अडाप्टेटिव प्रैक्टिस की तरफ नहीं, बल्कि रिस्क के प्रति भी, जो क्लाइमेट चेंज से रिस्क है ना, उसके प्रति भी जो जोखिम है उसको किस तरीके से देखता है, ठीक है। यानी कुल मिला के इसने जो परसेप्शन है उस वाले पॉइंट को डाला है अडेप्टेशन के अंदर, वो भी किसका परसेप्शन, फार्मर का परसेप्शन, ठीक है। तो कच्चा पक्का कुछ समझ में आ गया होगा पैराग्राफ आपको। अब ऑप्शन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑर्डर। ठीक है, मैसेज यानी क्या हमें सीखने को मिला, और उसमें भी हमें लॉजिकल और रेशनल देखना है, ठीक है। अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रेस्पॉन्स आर बेसिकली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कह रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अडाप्टेशन और मिटिगेशन दोनों, तो ये सरासर गलत है। इसमें तो साफ साफ बता रखा है कि हमें फार्मर्स की भी परसेप्शन और इन सब पे काम करना है, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है बेसिकली, तो ये गलत है। क्लाइमेट चेंज कॉज ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन कंट्री। अब ये ठीक बात तो है कि क्लाइमेट चेंज जो है इससे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, ठीक है, लेकिन पूरी बात इसमें नहीं है, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट से ज़्यादा जो फोकस है पैराग्राफ में वो फार्मर्स के परसेप्शन पर है, ठीक है। तो ये भी आपका एक बार आप काटो मत, रख लो, आगे देखते हैं सच ऑप्शन है क्या। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडाप्टेशन डिसीजन। यही तो बात है, लास्ट में खत्म भी देखो इसी से ही हो रहा है कि परसेप्शन जो रिस्क के प्रति है ना फार्मर्स का, वो इम्पोर्टेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए अडाप्टेटिव डिसीजंस में। यही कह रहा था कि सिर्फ अडाप्टेशन प्रैक्टिस के प्रति उनकी परसेप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रिस्क के प्रति भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ पैराग्राफ से डायरेक्टली रिलेट हो रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा आंसर है। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम विद पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। गलत है, मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है ऐसे बोल रही है। और मैंने आपको हमेशा बोला था मैसेज में नेगेटिव टोन होगा, सीधे काट दो। बी और सी में आपको साफ दिख रहा है कि सी जो है वो मोर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बी पे फोकस गवर्नमेंट पे है, जबकि इस पैराग्राफ का ज़्यादा फोकस जो है वो किसानों पर, फार्मर्स पर और उनके भी परसेप्शन पर है। और उसमें भी लास्ट में तो ये रिस्क परसेप्शन को लेकर बहुत जोर दे रहा है, तो इजी गोइंगली आप सी को आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, पढ़ो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई किया होगा। मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे इंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी। सिंपल सी बात क्या है कि बहुत से लोग जो है वो सही खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, सही आहार नहीं ले रहे हैं। फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दैट इंजॉय बट विच इज नॉट हेल्दी। कुछ लोगों के लिए क्या है, बस खाने को इंजॉय करना है, ठीक है, जो उनको अच्छा लगता है वही खाते हैं, समोसे कचौरी ये सब खाते हैं, और उसमें ये नहीं देखते कि क्या हेल्दी है क्या नहीं। दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इससे क्या हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे बीपी, शुगर एटसेट्रा, हार्ट रिलेटेड डिसीज, ये सब बढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम दैट हैव द पोटेंशियल टू डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज असेंशियल फॉर द पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ। इससे क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन आ रहा है, और ये क्या कर सकता है, हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है इसको डिरेल कर सकता है, यानी इसको अपने जो मार्ग है उससे हटा सकता है। विच इज असेंशियल फॉर पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हमारी हो रही है वो पुअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के वही चीज़ जो इसने पहले न्यूट्रिशन से उससे की थी, वही चीज़ ये कह रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से किस तरीके से हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर से किस तरीके से हमारा ये डीरेल हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस किस तरीके से हमारा जो है डीरेल हो सकता है। फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड और ए लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट फॉर देम टू डेवलप फुल्ली। देखो, अन्य लोगों के लिए क्या है कि
भाई कुछ लोग तो है कि अपने चॉइस के हिसाब से गंदा खाना खा रहे हैं, ठीक है, कि उनके पास पैसा है कि वो अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन वो खाते नहीं है न्यूट्रिशियस फूड, उनको तो अपने जीभ का चटकारा चाहिए। लेकिन कुछ और लोगों के लिए क्या है कि दिक्कत ये नहीं है कि उनकी चॉइस ऐसी है, लेकिन दिक्कत है कि न्यूट्रिशन फूड तक उनकी पहुंच ही नहीं है, उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और इसलिए क्या क्या खाना पड़ता है उनको, वही मोनोटोनस डाइट खानी पड़ती है, ठीक है, जिन जो उनको डेली न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाती। Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional needs। जो हमारा फूड सिस्टम है ना, वो न्यूट्रिशनल नीड्स को जो है फुलफिल भी नहीं कर पा रहा। समवेयर along that long road from farm to fork there are serious tutorials taking place, ठीक है। यानी कि फार्म टू फोक, खेती चलते लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहा है, यानी बहुत से प्रॉब्लम्स इस पूरे सिस्टम के अंदर है। यानी कुल मिला के इसने आपको समझ में आ रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें दो चीज़ें बता दी। एक तो भाई फार्म टू फोक पूरा सिस्टम गलत है, कुछ लोग चॉइस की वजह से गलत खा रहे हैं और कुछ के पास पैसे नहीं है। कुल मिला के ये है सिस्टम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स। क्रक्स का मतलब क्या है, पूरे पैसे का सार आ जाए उसके अंदर, ठीक है। The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation। सरासर गलत है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कहीं बात ही नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट सेंटर ऑल ओवर पॉलिसी डिजाइन। यही तो बात है, फूड बेस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, को हमें पॉलिसी डिबेट के सेंटर में रखना चाहिए। ये बात काफी कुछ पैराग्राफ से मैच करेगी, पूरा पैराग्राफ जो है फूड बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। फिर वही चीज नहीं, देखो क्रक्स में क्या होता है ना, आपके वो पैसेज से बाहर जाने की लिमिट बहुत कम होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इम्प्लाइड में, तो इम्प्लाइड में लिमिट ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन वाले में लिमिट ज़्यादा होती है, लेकिन क्रक्स वाली चीज़ों में, इन्फ्रेंस वाली चीज़ों में, सॉरी इन्फ्रेंस में भी ठीक ठाक रहती है, पर क्रक्स में तो आपके बाहर जाने की बहुत कम होती है, ठीक है। तो जीएम क्रॉप की बात है ही नहीं, गलत है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स, बिल्कुल गलत, फोर्टिफिकेशन कुछ भी बात नहीं है, तो आंसर नंबर बी इसका आराम से हो जाएगा, ठीक है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है एक कंपनी को एनकरेज करते हैं अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए। अ फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड इनटू onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital market। क्या कह रहे हैं कि जो एक फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडा में आई है, वो है रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में रैपिड ग्रोथ होने के कारण जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ी है, ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहेंस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। और इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है ना फर्म्स की, वो बढ़ती है, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉजिटिव बातें ये बता रहा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। Investors look to place their funds where the standards of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are met। इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर डिस्क्लोजर अच्छा हो। कुल मिला के इसने पूरे पैराग्राफ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से किस तरह से एक कंपनी को फायदा होता है वो सब बता रखा है, ठीक है। चलो, which of the following statement best reflect and the logical inference from the passage। इस पैसेज से क्या इन्फ्रेंस, क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है, युक्ति, अनुमान या फिर निष्कर्ष। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं लिखा इसने इसके अंदर कि एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है कंट्रीज का पूरे वर्ल्ड में एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो मतलब एक एजेंडा है कंट्रीज का, ऐसा कुछ में नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉजिटिव बता रखे हैं इसने तो। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म। ये बात बिल्कुल साफ साफ पैराग्राफ में दी हुई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इस फर्म की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ती है, जिससे उनको फंड मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो काफी ब्रॉड और अच्छी बात है इसके अंदर। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कैपिटल गवर्नेंस। अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंड लाइन, a fundamental reason why corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital market, ठीक है। तो ये लाइन इससे मैच कर रही है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ये इंश्योर करता है कि फर्म्स जो है अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखें।
गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन। ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सप्लाई चेन को अच्छा बनाता है। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो एज सच सप्लाई चेन के बारे में बात नहीं है। ठीक है, जैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल देता है। ठीक है, फिर फंडामेंटल रीजन है इंटर मार्केट। फिर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आती है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आता है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट आता है। फिर इसमें सप्लाई चेन नहीं है ये आगे। ठीक है, और इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है। अब क्या है इसमें आंसर, ये गलत है। अब बी और सी दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, गलत दोनों नहीं है। लेकिन अगर आपको मोर करेक्ट की ओर जाना हो, ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ पैराग्राफ की एक लाइन को एड्रेस कर रहा है, जबकि ये वाला पार्ट पूरे पैराग्राफ को एड्रेस कर रहा है ना, है कि नहीं? आपको दिख रहा है कि ऐसा इसमें नहीं बताया हुआ है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की वजह से क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ रहा है। ये टोन नहीं है पैसेज का। हाँ, एक लाइन में उन्होंने बताया है, लेकिन टोन यही है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से किस तरह से फर्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बी जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। पर ये पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी इसका आंसर सी भी दे दे। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए। और इस पूरे लेक्चर में देखो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी कोई जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे अलग आंसर दे। वैसे तो नहीं देखी 99.99% केस में, पर फिर भी क्योंकि यूपीएससी है, और मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तभी बताया था कि इस पैसेज वाले टॉपिक में ये इशू है। ठीक है, आप सिर्फ इतना पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर आंसर बना रहे हैं, जो कि करना भी है। लेकिन यूपीएससी ने पूरा जहाँ से उठाया है ना, उस पूरे के बेस पर भी कई बार से वो आंसर दे देते हैं, तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ जाता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। तो उस चीज़ के लिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि बाद में अगर कोई आंसर चेंज हो तो इसमें आपको टेंशन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है ना? तो अभी जो मैं बता रहा हूँ 99.99% केस में वही जो है वो आंसर सही होंगे, है ना? तो इसलिए इस पैसेज का अभी जो आंसर है वो बी होना चाहिए। ये समझ में आया ना क्यों? जब भी एग्जाम में आप फंसो ना ऐसा कि मान लो ये है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली पैसेज में है, पर वो सिर्फ एक लाइन के अंदर है और पूरे पैसेज का उसमें वो नहीं आ रहा। पूरे पैसेज से हम ये इन्फेरेंस नहीं निकालते ना, पूरे पैसेज का इन्फेरेंस तो ये है, मेन टोन पैसेज का ये है, तो उस अकॉर्डिंग हम बी को एग्जाम में टिक करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करो, करने का ट्राई करो। Elephants are landscape architects, creating clearing in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provide sustenance to other herbivorous animals। क्या करें, एलिफेंट जो है ना वो लैंडस्केप के आर्किटेक्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे लैंडस्केप है उसको बनाते हैं। आर्किटेक्ट क्या होता है? जो घर बनाता है। तो लैंडस्केप को ये बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, प्रिवेंटिंग ओवरग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीसीज ओवरग्रोथ को रोकते हैं, अलाउिंग स्पेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर्स, अदर्स को रीजनरेट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है? विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेंस टू अदर हेर्बिवोरस एनिमल्स, जो कि अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध है। कुल मिला के एनिमल्स के लिए अच्छा है, पूरे इकोसिस्टम के लिए कैसे एलिफेंट्स काम करते हैं वो बता रहा है। ठीक है, एलिफेंट ईट प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स, प्रोपेगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डिफिकेट इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रेवल। सिंपल सी बात क्या है कि ये खाते हैं, अपने आने चलते हुए मलते हैं, इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। यानी कुल मिला के किस तरीके से ये इकोसिस्टम के लिए अच्छा है वो बता रखा है। एलिफेंट डंग प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट टू प्लांट एंड एनिमल एंड एक्ट्स एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एंट्स। यानी कि जो हाथी का डंग होता है ना, वो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को न्यूरिशमेंट और एनिमल्स को, और कई इंसेक्ट्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। ठीक है, अब इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। जब सूखा पड़ता है ना, तो वो धरती में गड्ढा करके पानी निकालते हैं, जो अदर्स के लिए भी पड़ता है। कुल मिला के एलिफेंट का पॉजिटिव इसमें बता रखा है। अब ऐसा एक पैसेज हमने पहले भी किया था जिसमें एक पौधा था, कौन सा पता नहीं, उसका पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बता रखी थी इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल इन्फेरेंस। यानी फिर से इन्फेरेंस की बात कर रहा है, अनुमान या निष्कर्ष की बात कर रहा है। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। ये आवश्यक है कि निवास क्षेत्र सुविकसित क्षेत्र का हो। देखो, ये ऐसा कोई गलत भी नहीं है, पर खास मजा नहीं आया। जो टॉपिक है उसमें एलिफेंट की इंपॉर्टेंस बता रखी है, तो इसमें ऐसा देखें कि ये आवश्यक है कि इनका क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध वाला हो, मतलब हाथियों का इंपॉर्टेंस नहीं आ रहा इसमें। एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। ये एकदम वही बात है जो पैराग्राफ में दी हुई है, यानी कि ये भी सही है और काफी काफी मजबूत ऑप्शन है। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। ये गलत है। ये नहीं कह सकते आपके एलिफेंट के बिना रिच बायोडाइवर्सिटी हो ही नहीं सकती। इसमें ये कहीं नहीं बोला कि एलिफेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा।
हाँ, एलिफेंट लोगों तक क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं वो दी हुई है, ठीक है। तो लेकिन नेगेटिव टोन में हम बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एलिफेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ जिस फॉरेस्ट में एलिफेंट नहीं है वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी होती ही नहीं है, तो सी गलत। एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बनाते हैं। इसमें ये कहाँ बोला कि हाथी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इकोसिस्टम को बढ़ाते हैं। हाथी तो एक जनरली बढ़ा रहे हैं, इसमें उनकी आवश्यकता कहाँ आ गई बीच में, ठीक है। तो गलत। अब ए और बी को दिख रहा है कि ऑफ कोर्स सी बात है कि बी जो है ज़्यादा मजबूत ऑप्शन है, ठीक है। और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी ये टर्म यूपीएससी ने यूज़ किया था, की स्टोन स्पीसीज, जो आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा। ऐसा स्पीसीज होता है जो संख्या में तो कम होता है लेकिन इकोसिस्टम में उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इकोसिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट रोल है और बायोडाइवर्सिटी कैसे बेनिफिट कर रहा है वो चीज़ बता रखी है, ठीक है। तो इजीली ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वीडियो पॉज करो, करने का ट्राई करो, ठीक है। देखते हैं। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट द सोर्स इज रेयर। इंडिया में म्यूनिसिपल वेस्ट का सोर्स का सेग्रीगेशन बहुत रेयर है। अब आप देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कितने सारे पैसे जाते हैं, है ना। ज़्यादातर पैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहते हैं, पॉलिटिंग वगैरह तो बहुत काफ़ी कम होता है। इन इंडिया सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट द सोर्स इज रेयर, यानी जो म्यूनिसिपल वेस्ट है नगरीय अपशिष्ट है उसका सोर्स पर सेग्रीगेशन बहुत रेयर है। आपको ही पता होगा, आपके घर में आपने देखा ही होगा। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इन्फॉर्मल सेक्टर, और रिसाइकलिंग जो कर रहे हैं वेस्ट की वो कौन इन्फॉर्मल सेक्टर कर रहा है, ठीक है। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। म्यूनिसिपल बजट का 3/4 तो सिर्फ कलेक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, ठीक है। विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। अब 3/4 बजट सिर्फ कलेक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, तो प्रोसेसिंग और रिसोर्स रिकवरी में, डिस्पोजल में, इनमें कैसे यूज होगा। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन। अब इस सब में जो हम वेस्ट टू एनर्जी बोलते हैं वो कहाँ फिट हो रहा है। वेस्ट से एनर्जी बना ही नहीं पा रहे हम, तो केवल वेस्ट को कलेक्ट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में ही 3/4 खर्चा कर दे रहे हैं। और ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि सोर्स के ऊपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता। आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन। भाई वेस्ट टू एनर्जी कब होगी, वेस्ट टू एनर्जी तो सेग्रीगेशन करने के बाद स्टार्ट होगी, और उसके बजट का 75% हम सिर्फ कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन बिटवीन वेट वेस्ट एंड द रेस्ट, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग इनटू द लैंडफिल। यानी वेस्ट टू एनर्जी तो कलेक्शन रिसाइकलिंग के बाद चालू होती है कि उस वेस्ट से हम एनर्जी बनाएंगे। Which technology is most appropriate in the converting waste to energy depends on what is the waste। अब इसके बाद ये वेस्ट टू एनर्जी पे आ गया, उसमें टेक्नोलॉजी पे आ गया कि इस वेस्ट टू एनर्जी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट होगी, ये डिपेंड करता है वेस्ट किस तरह का है, ठीक है। तो यानी जब तक वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा। अब देखो वेस्ट टू एनर्जी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, मान लो 5-7। ये टेक्नोलॉजी मान लीजिए वेट वेस्ट के लिए अच्छी है, ये प्लास्टिक वेस्ट के लिए अच्छी है, तो जब तक इन सबका सेग्रीगेशन नहीं होगा तो हम उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगा कैसे पाएंगे, ठीक है। इसने एग्जांपल दे दिया बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, और वो तब पॉसिबल है जब वो सेग्रीगेट हो पाएगा। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज लिटिल ओवर 50%। अब इसने बताया था कि जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है इंडिया का म्यूनिसिपल वेस्ट का वो 50% से थोड़ा सा ऊपर है। एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स ए मेजर सोल्यूशन फॉर द दिस प्रोसेसिंग। इसके लिए एक बायोमिथेनेशन करके टेक्नोलॉजी है, वो जो है मेजर सोल्यूशन है। कुल मिला के पूरे पैराग्राफ में बात इसने ऐसे बोली कि म्यूनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह 3/4 खर्चा हम कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं, और जो वेस्ट टू एनर्जी का हमारा टारगेट है वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। और वेस्ट टू एनर्जी तो होगी सेग्रीगेशन के बाद, कलेक्शन के बाद। और इस वेस्ट टू एनर्जी कब हो पाएगी, जब इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो है, जो अलग अलग टाइप के वेस्ट के लिए यूजफुल है, वो हम काम में ले पाए। और उसका एक एग्जांपल इसने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में देख के बता दिया, ठीक है। अब इससे क्या अजम्पशन बन रहे हैं, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। अब इसने एक बात यहाँ बोली थी कि रिसाइकलिंग जो है इनफॉर्मल सेक्टर पे है। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जब भी अजम्पशन वाला क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल है कि वो सिर्फ एक लाइन से उठा के एजम्पशन पूछ ले, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि सर ये तो सिर्फ एक लाइन से ही है। अजम्पशन एक लाइन पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है। एंड जब तक वो ऐसे हो 1 2 3 4, सिर्फ ABCD में होगा तो फिर तो हम पूरे पैराग्राफ वाला ही लेंगे, ठीक है। और 1 2 3 4 में होगा ना, तो उसका अगर किसी एक लाइन पे बेस्ड अजम्पशन भी है तो भी उसको हम सही मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखा था कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, और ये कह रहा है गवर्नमेंट एजेंसी से होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट, और एक मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ इनफॉर्मल और फॉर्मल।
ठीक है। तो इन दोनों का मतलब सेम थोड़ी है, ठीक है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, हाँ, ये लगभग पूरी तरीके से प्राइवेट में ही होता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर भी तो प्राइवेट में हो सकता है। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? इसने ऐसे बोला कि इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है। पहली बात मेरे पास समझो, इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल मतलब वो कोई रूल्स पे बेस नहीं है, ठीक है, उसका कोई डेटा मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं पता हमारे को, ऐसे ही हो रहा है। जबकि फॉर्मल में क्या है, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर डेटा है, कैसे वो काम कर रहा है, सब नियमों के अनुसार काम हो रहा है, ठीक है, वो फॉर्मल हो गया। तो ये फॉर्मल काम प्राइवेट एजेंसी भी तो कर सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो इसने पैराग्राफ में बोला था कि इनफॉर्मल में है, तो यहाँ पर ऐसे बोलता कलेक्शन प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेट शुड बी विथ फॉर्मल एजेंसीज, तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने सिर्फ गवर्नमेंट लिख दिया, तो हो जाएगा गलत, क्योंकि प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं फॉर्मल के अंदर, ठीक है। रिसोर्स रिकवरी रिसाइकलिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर वही बात मैंने क्या बोला था, जैसे ही अजम्पशन वाला क्वेश्चन दिखे, बेस्ट, ओनली, कोई ऐसी चीज जो कि एकमात्र तरीका बताए किसी का, सरासर 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 गलत, सेकंड ऑप्शन भी गलत, पहला ऑप्शन भी गलत, आंसर हो गया डी। अब हो सकता है पर्सनल लेवल पे कोई इस चीज को सही मानता हो कि हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस सही है, लेकिन अजम्पशन वाली चीज सर, अजम्पशन के अंदर बेस्ट ओनली ये गलत ही होगा, ठीक है। तो सेकंड भी गलत, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये चीजें आप कर पा रहे हैं। अब इतनी बार बताने के बाद भी अगर आप इस स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं, तो फिर सर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, थोड़ा और वीडियोस को ढंग से देखने की जरूरत है, दिमाग में अब चीजों को बिठाने की जरूरत है कि ओनली बेस्ट ये देखिए assumption में, तो 99.99% केस में वो गलती होगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Food consumption patterns have changed substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious food such as millet. क्या कह रहा है, फूड कंजम्पशन जो पैटर्न है ना इंडिया के अंदर, वो सब्सटेंशियली चेंज हो गए हैं पिछले कुछ दशकों के अंदर, ठीक है। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशियस फूड सच एज मिलेट्स। इससे क्या हुआ कि बहुत से न्यूट्रिशियस फूड जैसे मिलेट्स अब वो दिखते ही नहीं है, ठीक है, उनको हम खाते ही नहीं। पहले के ज़माने में जब ये गेहूं वगैरह नहीं होती थी, तो लोग मिलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, वही खाते थे। लेकिन क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न हमारे चेंज हुए, हरित क्रांति आई, उन सब की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से चीज़ें चेंज हो गई। वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड ओवर 5 times सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 5 गुना बढ़ चुका है। इट हैज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन, लेकिन इसने माल न्यूट्रिशन का इशू एड्रेस नहीं करा, आपको भी पता है, ठीक है। For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops grains। क्या कह रहे हैं, बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर सेक्टर ने फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे ध्यान दिया, लेकिन सिर्फ स्टेपल्स, स्टेपल्स यानी कि वही गेहूं और चावल, ऐसे अनाज के, विच लेड टू लोअर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनियस ट्रेडिशनल क्रॉप्स ग्रेन। जिससे क्या हुआ कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रेन्स थे, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल मोटे अनाज थे, उन सबका प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या हो गया, लोअर हो गया। उस ग्रेन्स का, फ्रूट्स का और अदर वेजिटेबल्स इम्पैक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। इन सब का, फ्रूट्स का, ग्रेन्स का, इन सब का, वेजिटेबल्स का जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है, ये लोअर हो गया, जिससे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे कोई इफेक्ट आया है। फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड वाटर फूड डराइव्ड थ्रू देम। और इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमने मोनोकल्चर प्रैक्टिस अपना ली, गेहूं चावल गेहूं चावल, इससे क्या हुआ, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम जो है वो और डिग्रेड हो गई, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड वाटर और फूड, ठीक है, इससे और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। सिंपल समझ में आ रहा है आपको कि इस मोनोकल्चर से हमारे एनवायरमेंटल को भी इफेक्ट पड़ा, जिससे कि न्यूट्रिशन जो इन फूड्स में थे वो भी कम हो गए हैं। यानी कुल मिला के पैसेज का टोन समझ में आ गया होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसे वर्ड यूज नहीं करा ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन्होंने ये बोला है कि किस तरीके से फूड पैटर्न चेंज हुए हैं और हमारा एग्रीकल्चर चेंज हुआ है, और हम गेहूं चावल की ओर चले गए, मोटे अनाज हमने जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे उनको छोड़ दिया। इससे न्यूट्रिशन पे भी इफेक्ट पड़ा है और दूसरा एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ा है, ये एडमिस ने बता दी। फिर से अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, 4 लाइनें हैं, ठीक है, सरासर गलत ढूंढना है, उनको गलत करना है पहले। टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल,
मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनवाइटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। अगर आप ये स्टेटमेंट आराम से एलिमिनेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इनवाइटेबल वर्ड यूज कर दिया कि मोनोकल्चर प्रैक्टिस अपरिहार्य है, चाहिए ही चाहिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत। अब पहला स्टेटमेंट गलत होते ही आ जाओ, यानी ऑप्शन बचे 2, 3 और 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो सही होगा और 2 और 4 में से एक सही होगा। देखते हैं चलो। डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। ये बात तो पैसेज में डायरेक्टली दी हुई है। कैसे दी हुई है? साफ साफ दिया हुआ है कि मोनोकल्चर प्रैक्टिस और मोनोकल्चर प्रैक्टिस से एनवायरमेंट और ह्यूमन पे इफेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सही है। गवर्नमेंट पॉलिसी फूड प्लानिंग को जो है उसको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। साफ साफ दिया हुआ है कि इन सब पे आपको ध्यान देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, कि जो आपने मोनोकल्चर प्रैक्टिस वगैरह आपकी पॉलिसीज की वजह से शुरू हो गई है उनको कम करना है। ठीक है, तो ये भी सही है। For the present monoculture agriculture practice, farmers receive subsidies in various ways and government offers a remuneration price of grants and therefore they do not tend to consider crop diversity। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट वैसे गलत नहीं है कि वर्तमान एक दाने कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीके से सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाज के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं, इसलिए फसल विविधता भी जगह प्रवृत्त नहीं होते हैं। ये सही है बात। लेकिन अगर हम इस पैसेज को देखें तो पैसेज में इस चीज पर डायरेक्टली नहीं बता हुआ, मतलब इसने डायरेक्टली ये नहीं बोला। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज इनडायरेक्टली आपको दिख रही है कि इसके लिए है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो डायरेक्टली पैसेज में नहीं दी हुई। तो ये स्पेसिफिक पॉलिसी जब इसने कह दी, और जब आप ऑप्शन देखेंगे 2, 3 और 3, 4, तो 2 और 4 में से कोई एक ही सही हो सकता है, तो ऑफकोर्स सेकंड वाला ही आप सही मानेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा। और फोर्थ मेरे ख्याल से वैसे भी गलत ही माना जाना चाहिए, क्योंकि इतना स्पेसिफिक इसमें नहीं दिया हुआ। अब ब्रॉडली गवर्नमेंट पॉलिसीज को बताया हुआ है जो कि थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को न्यूट्रिशन को भी ध्यान देना चाहिए, पर ये वाली गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडी वाली इस सब को मेंशन इसने नहीं किया। डायरेक्टली इसको हम करेक्ट नहीं मान सकते, और दो वाले स्टेटमेंट के कंपैरिजन में तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पैसेज का। तो आपको समझ में आ गया होगा पैसेज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको ये पूरी सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने इसने काफ़ी हेल्प किया होगा। ठीक है, देखो मेरा काम लगभग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है सीसेट को लेकर। अब आपका काम ये है कि इन लेक्चर्स को और जो ये पीडीएफ्स हैं इनको आपको जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाना है, उन तक शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी पूरी चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर कोई और छोटी मोटी मदद मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।